या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। धन्यवाद। 7 दिवसीय रूपायन कार्यशाला की शुरुआत आज हम नवरात्र के दिन करने जा रहे हैं, जिसका केंद्रीय विषय है सबलाइम पेंटिंग। महज ये संयोग ही नहीं बल्कि हमारा विश्वास है उस असीम सत्ता के प्रति जिसकी अनुपम कृति का साक्षात्कार हम दिन प्रतिदिन करते हैं। तो सच मानिए, सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की सोच और चिंतन को हम इसके माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहते हैं। आध्यात्म की इस यात्रा में दर्शन की पगडंडियों पर आपकी कूची के विविध रंगों और आभाओं को देखने के लिए हम उत्साहित हैं। हम आध्यात्म, भाव और इसके संबंधों को कैनवस पर आपकी जादुई कला के माध्यम से उतरते देखना चाहते हैं। सभ्यता के विकास के साथ परिस्थितियां बदलती गई। भारत धर्म और अध्यात्म की ओर सभ्यता के विकास के साथ ही अग्रसर रहा है। यहाँ बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक भावों को प्रधानता दी गई। इसलिए भारत की चित्रकला में भावभंगिमा, मुद्रा तथा अंग प्रत्यंगों के आकर्षण के अंदर से भाव पक्ष अधिक स्पष्ट उभर कर सामने आया। सांची विश्वविद्यालय के प्रमुख द्वार से जब आप बाहर निकलते हैं तो बाईं तरफ रायसेन का किला है, जिसमें प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन होते हैं, और दाईं तरफ सांची बौद्ध स्तूप। भला उससे कौन अपरिचित हो सकता है। हम इन दोनों स्थानों के भावों को भी कैनवस पर आपके माध्यम से उतरते देखने के लिए उत्साहित हैं। तो शैव बौद्ध के दर्शन और उससे बनने वाले संबंधों को भी हम आपके कैनवस पर देखना चाहते हैं। एक बार पुनः सांची विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के विशेष अतिथि हमारे समक्ष रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी श्री राजेश अग्रवाल हैं। आप वेल नोन पेंटर हैं। मैं डॉक्टर अखिलेश सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आएं और उनका स्वागत करें। डॉक्टर अखिलेश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज। Professor M.L. Gupta sir is a head of the Department of Plastic Arts Department in Banaras Hindu University. I would like to request Dr. Prachi Agarwal, Chinese Department, Assistant Professor from Sanchi University, to welcome Professor Gupta sir. माननीय कुलपति महोदय आचार्य प्रोफेसर एस जनेश्वर शास्त्री सर के स्वागत हेतु मैं श्री रमेश रोहित जी, सहायक प्राध्यापक, बौद्ध अध्ययन विभाग से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आएं। आदरणीय कुलसचिव महोदय श्री राजेश गुप्ता सर को विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही यह भी बताना चाहूँगा कि भारतीय पुलिस सेवा में
एडीजी के पद पर कार्य करते हुए भी दर्शन और अध्यात्म की बारीकियों पर विचार करने के लिए आप समय निकाल ही लेते हैं। एक बार पुनः आपका अभिनंदन है। Now I would request Dr. Naveen Mehta, Associate Professor in the Department of English, for his welcome speech. Dr. Mehta. आज बड़ा पावन दिवस है और भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2074 के इस पावन दिवस पर सांची विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी विद्वान जन का, सभी सम्मानीय अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कहा भी गया है संस्कृत के एक प्रसिद्ध श्लोक में, सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्ये गंधने लब्धा शुभम नववर्षे अस्मिन कुर्यात सर्वस्य मंगलम। यदि इसका हम अंग्रेजी में रूपांतरण करें, एज द सन गिव्स सेंसिबिलिटी ब्रिंग्स कंपेशन फ्लावर्स गिव प्लेजेंट फ्रेग्रेंस मे द न्यू ईयर बी ऑस्पिशियस। और आज जब हम नवरात्रि के इस अवसर पर भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो कहा भी गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो यह हमारा आज मंगलमय दिन और ऐसे में आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और कहने के लिए तो मेरे पास काफ़ी कुछ शब्द भी हैं, भावनाएं भी हैं, परंतु हम आज हमारे जो यहाँ विद्वजन मंच पर उपस्थित हैं उनका स्वागत करते हैं और यह हम आशा करते हैं जिस ऑब्जेक्टिव के साथ, जिस उद्देश्य के साथ यह कार्यशाला रची गई है उसको पाने में यह पूर्ण रूप से सफल साबित होगी। क्योंकि चित्र दृश्य भी हैं, अदृश्य भी हैं, नैनाभिराम भी हैं, अमूर्त भी हैं, कल्पना भी हैं, साकार भी हैं, जिंदगी भी है और ज़िंदगी से दूर भी हैं। इनमें वो सब कुछ है जो कहीं नहीं है और जो कहीं है वो है ही नहीं, और वो इसमें भी शामिल है। इनमें दर्शन है, अध्यात्म है, श्रृंगार है, सौंदर्य है, बहुत कुछ तो है। इसलिए तो इसे कहा जाता है गॉड्स गिफ्ट, और कलाकार को कहा जाता है कि गॉड गिफ्टेड है। और पूरी दुनिया एक कैनवास के रूप में लगती है और ज़िंदगी के रंग जब इसमें उड़लते हैं तो सोने पे सुहागा। ये अंदर के मन का भारी दृश्य से मिलन है, संपर्क है, जिसे कलाकार अपनी कूची से, यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्पिरिचुअल स्ट्रोक्स लिखा है, तो इस स्ट्रोक से स्ट्राइक करता है और छूने और टटोलने का प्रयास करता है। और भारतीय संस्कृति में सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना भी इसी को केंद्र में रखकर रची तो नहीं गई है। बचपन में एक कहानी पढ़ने में आती थी ओ हेनरी की, जिसका शीर्षक था द लास्ट लीफ। और आप उसमें देखते हैं उस कहानी में एक ऐसा कलाकार है जो बड़े नैराश्य के भाव में है, डिप्रेशन जिसको अंग्रेजी में वर्ड दिया गया है, स्ट्रेस में, और वो पिन्यूरी में ज़िंदगी जी रहा है, अत्यंत गरीबी में चला गया है और 2 कन्याएं उस बिल्डिंग अपार्टमेंट में रहती है जहाँ वो रहता है। वो ऐसी कला का सृजन करना चाहता है, ऐसी कृति का सृजन करना चाहता है जो मास्टरपीस बने। और शायद यहाँ जो प्रतिभागी इकट्ठे हुए हैं वो भी उसी की चाह रखते हैं, आशा रखते हैं, कल्पना रखते हैं। और उसमें वो कलाकार 2 मिनट का एक मैं आपका समय और लूँगा, जिसमें वो कलाकार अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब होता है तो 2 लड़कियों में से एक लड़की को निमोनिया हो जाता है और वो अपने अंतिम जीवन के गिनना चालू करती है। जहाँ वो सोती है, जहाँ खिड़की पर उसका बिस्तर है, वहाँ एक पत्ती है जो एक एक करके उस पेड़ टहनी में से गिरती जा रही है। केवल एक अंतिम पत्ती रह गई, वो सोच रही कि ये पत्ती गिरेगी और मेरा भी अंत हो जाएगा। परंतु उसकी शैली ने कुछ और ही ठाना है। वो कलाकार से मिलती है, कलाकार से बातचीत करती है, रिक्वेस्ट करती है, कलाकार मान जाता है और हूबहू एक बारिश के दिन, घनघोर बारिश होती है, उस रात वो पत्ती बिल्कुल ऐसी सजन करता है जो हूबहू ओरिजिनल है। और पूरी प्रक्रिया में आप आश्चर्यचकित होंगे, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग परिचित भी हैं, कथा सागर में वर्षों पहले इसका रूपांतर हिंदी में भी हुआ था। वह बच्ची तो निमोनिया से बच जाती है, वह पत्ती उसे आशा की किरण के रूप में दिखाई देती है, पर जो कलाकार रहता है वो बारिश के कारण, भीगने के कारण, वृद्ध होने के कारण अपने मृत्यु को प्राप्त होता है। देखिए कला में कितना शक्ति है, कितना बल है कि एक
व्यक्ति जो अपने अंतिम पड़ाव था जीवन के, वो बहुत कुछ कर गुजरता है और अपना नाम पूरी दुनिया में कर देता है, और दूसरी ओर वही कलाकार उस बच्ची के लिए भी एक प्रेरणा का माध्यम होता है, उसको जीवन प्रदान करता है। तो यही कला का संसार है, इसमें सब कुछ है, इसमें जीवन जीने और जीवन को देने की परंपरा है। मैं इसी नोट पर, इसी चीयरफुल वेलकम के रूप में मैं आज के हमारे विशेष अतिथि जो प्रसिद्ध प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, श्री राकेश अग्रवाल जी, सर के बारे में हमें जो कुछ जानकारी है हमारे कुल सचिव महोदय के माध्यम से ही प्राप्त हुई है, परंतु मैं कुछ व्यक्तिगत रूप से भी इनको जानता हूँ। मैडम स्वयं भी एक अच्छी कलाकार हैं, पेंटिंग करती हैं, चित्रकारी करती हैं। स्वयं सर भी चित्रकारी में काफ़ी अच्छा अपना सजन रखते हैं। हम उन्हें अपने बीच पाकर आज बड़े आनंदित हैं और आशा करते हैं सर आपका मार्गदर्शन हमारे प्रतिभागियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। मैं इसी मंच के माध्यम से हमारे बीच में वरिष्ठ प्रोफेसर मदन लाल गुप्ता जी मौजूद हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करते हैं और आशा करते हैं सर आपके मार्गदर्शन में जो प्रतिभागी यहाँ पर आए हैं काफ़ी कुछ उन्हें नया सीखने का और कैनवास पर उसे उकरने का मौका मिलेगा। मैं हमारे माननीय कुलपति महोदय का भी हृदय से स्वागत करता हूं, सांची विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, और हमारे कुल सचिव महोदय का भी श्री राजेश गुप्ता जी सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, IPS हैं, और परंतु कला दर्शन सभी विषयों में महारत हासिल है, उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं। प्रतिभागियों का, मीडिया के साथियों का, भोपाल से आए हमारे साथी गणों का, विजय दुबे जी का, बंधु जी का, प्रोफेसर शुक्ला का, भाई नवीन दीक्षित का, मनोज जी का, प्रभाकर जी का, रमेश जी का, और न जाने कितने से चेहरे हैं जो मेरे से परिचित हैं, कहीं न कहीं उनसे मेरा परिचय प्राप्त है। सभी का इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं जिस रूपरेखा के साथ यह कार्यशाला रखी गई है कि हम विगत कुछ महीनों से लगातार वर्कशॉप की एक सीरीज़ में चल रहे हैं और उसमें हमने काफ़ी कुछ पाया है। हम हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय मंच पर आ रहे हैं, उनका भी हम हृदय और कतरजनी के साथ स्वागत करना चाहेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं श्री सच्चिदा नागदेव जी, सर का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं प्रोफेसर सुष्मिता नंदी मैडम से अनुरोध करूंगा कि वे तुलसी के पौधे के माध्यम से सर का स्वागत करें। धन्यवाद सर। मैं आगे की कड़ी के लिए पुनः डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर मेहता। आज के चीफ गेस्ट हमारे समक्ष आ चुके हैं। सर, यू आर एन एमिनेंट इंडियन आर्टिस्ट. You are best known for your abstract oil paintings in harmonious colors. You have participated in around 40 exhibitions in India, Germany, Japan, UAE, and many more countries. You have received many national as well as international awards for your contribution in the field of art or painting. Sir, we welcome you in our academic campus. Now, I request Dr. Sushmita Nandi, Assistant Professor, Sanchi University of Buddhist Indic Studies, for her concept note. पहले तो मैं यहाँ पे आए हुए सारे सुधीजनों का और बहुत गणमान्य कलाकारों का स्वागत करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पे एक कला के कार्यशाला के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसका जो शीर्षक है वो स्पिरिचुअल स्ट्रोक्स है। मतलब स्पिरिचुअलिटी से इसका बहुत गहरा संबंध है और इसी को और ज़्यादा इसके ऊपर चिंतन मनन करने के लिए हम यहाँ पे प्रस्तुत हैं सभी लोग। हमारा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नोट है, मैं इसको वैसे ही शॉर्ट में कर देती हूँ कि जैसे हम कलाकार हैं तो
हम चाहते हैं कि हम जितना ज़्यादा हम ईश्वर से जुड़े, जितना हम आध्यात्म से जुड़े, वो अपने आप ही हमारे अंदर स्वतः ही ये प्रस्फुरित और अंकुरित होता रहता है। ये कोई हम स्पेशली हम कुछ सोच के नहीं करते कि हम ऐसा करेंगे, बचपन से ही या फिर बाद में भी अपने आप ये स्वतः हमारे भीतर अंकुरित होता है। जैसे जॉन कीट्स ने भी कहा है कि इफ़ ए स्पैरो कम्स बिफोर माई विंडो आई टेक पार्ट इन इट्स एग्जिस्टेंस एंड पिक अबाउट द ग्रेवल। मतलब हम सारे जो हैं, अगर हम प्रकृति से और ईश्वर से एकात्म होने का यही एक मार्ग है कि हम जीव जगत से और प्राणी जगत से या प्रकृति से एकात्म हो जाएं। श्री औरोबिंदो ने कहा है, स्पिरिचुअलिटी इज ए सिंगल वर्ड एक्सप्रेसिव ऑफ 3 लाइन्स of human aspiration towards divine knowledge, divine love and joy, divine strength, and that will be the highest and most perfect art which, while satisfying the physical requirements of the aesthetic sense, the laws of formal beauty, the emotional demand of humanity, the portrayal of life and outward reality reaches beyond them and expresses inner spiritual truth. The deeper, not obvious, reality of things, the joy of God in the world and its beauty and desirableness, and the manifestation of divine force and energy in phenomenal creation. This workshop bears historical significance, for it is the first attempt to connect with artist and art world. It will be a platform, this particular workshop will be a platform for brainstorming to express the different aspects of spirituality prevailing in our social milieu with its vividly varied visual representations. It will work as dissemination of awareness in realm of conscious by engaging artists from various cultural backgrounds and with different faiths and ideologies. कलाकार जो है अलग अलग विश्वास, मत या धर्म से संबद्ध होते हैं सामाजिक और सांस्कारिक रूप में, लेकिन जो आध्यात्मिक उसका जो जगत है वो इन सब से बहुत ऊपर होता है। तो हमारा जो कार्यशाला है वो हम एम ये कर रहे हैं कि हम अपने ये छोटे छोटे जो बाउंड्रीज़ हैं उससे हम ऊपर उठें। The first edition of painting workshop aims to bridge the artists from all over the country to revitalize and commemorate the crucial role of spirituality. It broadens the scope of consciousness. As spiritual beings, we all strive in our endeavor. We try to accomplish certain goals in life. Indians are culturally as well as spiritually well endowed. हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो हम संस्कारों में ही हमें आध्यात्म का ज्ञान होता है। इसको हमें अलग से वेस्टर्नर्स की तरह सीखना नहीं पड़ता। Faith nurtures hope gives strength, and strength develops spirituality. As spiritual being, we are in search of our true identity. The true identity is that which is not imposed or told to us. True identity is the realization of the substance of which we are made. The experience is such a thing that we cannot leave behind, and this realization is beyond sensory. आइडेंटिटी इन्वेस्टिगेशन जो हमारे कलाकारों में बहुत ज़्यादा होता है कि हम अपने सही परिचय, हमारा जो सत्य की खोज या हमारा जो परिचय, जो हम जिस नाम से जाने जाते हैं या जिस धर्म से जाने जाते हैं,
उस धर्म के अलावा जो हमारा अंतर्मन है या अंतरात्मा जिसे कहते हैं, वो हम उसकी तलाश, कलाकार का एक पूरी ज़िंदगी वो यही काम करता है। ये एक हमारा प्रोसेस है स्पिरिचुअल, जो हम हायर कॉन्शियस लेवल पे जाने का। The borders create the boundaries. Artist may be or may not conscious about his knack towards spirituality, but always walk in the path of expressing the core contents of life, and that is imagination, illusion, experience, reality, humanity, and spirituality. Artists, as a spiritual and universal being, found themselves as a misfit, thus transgressed into the visual world. Artist or a layman both adapts in order to harmonize with the worldly norms which are instrumental to convert them as a archetype social being. With an inherent sense of duty, the soul strives for perfection and excellence. After experiencing the delusionment, one fathomably tries to connect to the serious and profound, to the inner self. And self-realization asserts spirituality. स्पिरिचुअलिटी को हम सिर्फ एक शब्द में अगर हमें कहना हो तो वो है सेल्फ रियलाइजेशन, कि हम हैं क्या, हमारा परिचय क्या है। और इसी के साथ इसमें जो है कुछ सब थीम्स भी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारा ये ध्येय हमारा जो कार्यशाला का है ये संपूर्ण हो, और हमारे कलाकार जो है हमारे जो सब जिस टारगेट को लेके, जो एक संकल्पना को लेके हम लोगों ने जो इस कार्यशाला का आयोजन किया है, उम्मीद है, आशा है कि वो आप लोगों से आप लोग उसको सही चिंतन मनन और सही उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन से हमें और बाकी दर्शकों को, सभी को आप संतुष्ट कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मैडम ने अपनी कंसेप्ट नोट्स में हम क्या करने वाले हैं अगले 7 दिनों में, उसके कुछ बातों को तो रखा, कुछ बात वो शायद बाद में आपसे शेयर करना चाहती हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैम आपसे खुलती जाएंगी और उस पर शायद विशद रूप में हम बात करेंगे। आगे स्पिरिचुअल स्ट्रोक्स पर बात करने के लिए, ये स्ट्रोक्स क्या है, रंग की आभाएं हमें क्या कहती हैं, क्या उसका मन आत्मा से कोई संबंध है, क्या हमारा दर्शन उसमें क्या कहता है, मैं श्री राजेश गुप्ता सर को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय मंच व सम्मानित सदन, मुझे ऐसा लगता है कि सांची विश्वविद्यालय के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं उनको धीरे धीरे झूठ बोलने की आदत पड़ती जा रही है। अभी अभी उन्होंने आपसे मेरा परिचय कराया कि मैं एक पुलिस का अधिकारी हूँ, और मुझे यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। क्योंकि उनने खड़ा कर दिया तो मैं जो कुछ भी अगले 5-7 मिनट आपसे बात करना वाला हूँ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और जिन्होंने लाके मुझे खड़ा किया है मैं उनकी तरफ से भी क्षमा मांगता हूँ कि उनकी गलती के लिए आप उनको माफ़ कर दीजिए। मैं पुलिस वाला हूँ, 2 शब्दों में सिर्फ धमकी देना जानता हूँ। ये कलाकारों का कलरव है और मेरे जैसे आदमी के लिए तो एक काल कोठरी। कला का अक्षर भैंस बराबर मेरे लिए। आपको जो अगले 7 दिनों के अंदर इतने बढ़िया बढ़िया स्वाद मिलने वाले हैं और बहुत अच्छा खाना खा रहे हो और अचानक से उसमें कंकर आ जाए तो आप मुझे याद करिएगा, मैं वही कंकर हूँ। अच्छा हुआ कंकर को शुरू में बुलाया ताकि छोटा ही रहे, बड़ा ना हो। कंकर अगर बड़ा हो जाता है तो पता नहीं। सुष्मिता जी ने जब मुझसे बोला कि हम लोग ऐसा कार्यशाला कर रहे हैं तो मैंने पूछा ये पेंटिंग होती क्या है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये कागज और कूची का खेल है। तो मैंने कहा मेरे लिए बड़ा बेमेल है।
फिर मुझे ध्यान आया कि कूची तो मेरे पास भी है, साइज में जरा बड़ी है। उस कूची की परतें खोल के फैला दो तो कैनवस बन जाता है, और कोने से कुचल दो तो कूची बन जाती है। कुचलना हमें बहुत अच्छे से आता है, हमें बहुत भाता है। फिर ने पूछा, ये सब तो ठीक है, रंग कहाँ से लाओगे? मैंने बोला, रंग बड़े खर्चीले होते हैं पेंटिंग में, ऐसा मैंने सुना है। रंग में बचा लूँगा। मुझे पता है कि मानव में सभी प्रकार के रंग हैं। जब ये कूची कुछ करेगी तो अच्छे अच्छे कूच कर जाते हैं, उनके सारे रंग में उकेर लूँगा, उनकी भाव की लकीरें बना लूँगा, उनके संस्कार बदल दूँगा। हम पुलिस वाले ह्यूमन कैनवस पे पेंटिंग करते हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि टाइटल है स्पिरिचुअल स्ट्रोक्स। किसी ने मुझसे पूछ लिया, ये स्पिरिचुअलिटी इन स्ट्रोक्स क्यों नहीं है? तो मुझे ऐसा लगा कि स्ट्रोक तो कलाकार का स्पिरिचुअल ही होता है, और उसके बाद भी स्पिरिचुअलिटी डाल देंगे तो डुअलिटी खड़ी हो जाएगी, एक द्वैत खड़ा हो जाएगा। स्पिरिचुअल स्ट्रोक ही अद्वैत है। ऐसा मोटी मोटी बात मेरी समझ में आई। वैसे मैंने अपने जीवन में जब भी चित्र बनाया, बड़ा विचित्र बना, विचित्र किंतु सत्य। तो यहाँ पे आने के पहले मेरा एक कलाकार मित्र था, मैंने उससे बात करी। मैंने बोला, मैं कला की कार्यशाला में जा रहा हूँ, मुझे कला की ABCD समझा दो। उसको समझ में आ गया था कि इसकी समझ में तो आने वाला नहीं। तो मैंने उससे पूछा, मुझे बताओ कहीं पे थॉट, इमोशन, फीलिंग का एक्सप्रेशन है? उसने बोला, ये लगता है, असल में ये अस्तित्व की खोज है। अस्तित्व की खोज में अंतर जगत का चित्रण है। फीलिंग और थॉट, इमोशन से थोड़ा वास्ता दूर का है। मैंने पूछा, ऐसा कब होता है? तो बोला, जब विचार मौन हो जाते हैं, हम उस मौन से संवाद करते हैं, भाव स्थिर हो जाते हैं, सेंसेस एलिवेट हो जाती हैं, हमारी संवेदना चरम पे होती है, तब कला कहीं पैदा होती है। कला सत्य की संभावना से साक्षात्कार है, आध्यात्म सत्य से साक्षात्कार है। इसका मतलब कि कला दृष्ट और कल्पना के बीच में कहीं पे दोलन करती है। इट वैसिलेट्स एंड ऑसिलेट्स बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स। तो मैंने बोला, ऐसा कहो ना कि काल से कल की यात्रा को कला कहते हैं। काल से कल की यात्रा को कला कहते हैं। कभी ये कल्पना होती है, कभी कला पर, काल पर फना होती है। मुझे याद आया कि जब मैं छोटा बच्चा था, तब वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। जब मैं छोटा बच्चा था तो अपनी उंगलियों से माटी पे कुछ उकेरा करता था। तो मैंने उससे पूछा, क्या वो कला है? वो चुप रहा और उसने कहा, सत्यम शिवम सुंदरम। कला तो तब जीवंत होती है जब न छल रहता है, न छिपाव रहता है। रस चाहे कोई भी हो, अनुभूति मुक्त रूप से व्यक्त होती है, तभी वो प्रामाणिक होती है। 5 महाभूत हैं और हर भूत की अपनी अपनी कला। पेंटिंग में किसी ने मुझे बताया है, इसमें अग्नि तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। और कला क्या होती है? कला तो सृष्टि की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। सृष्टि की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। और आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, ये जानते हैं कि कला की गहराई में कहीं ना कहीं दर्शन छिपा हुआ है, प्रदर्शन बिल्कुल नहीं। दर्शन पूरा है, प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं है। और पेंटिंग की भी कहीं ना कहीं कोई सीमा तो होती होगी। हाथ हमारे चाहे कितने भी सधे हुए हों, हमारे हाथ की भी कोई ना कोई हद होती है। और हद कहाँ जाके रुकती है? हमारे हम हृदय की सीमा से परे कभी भी अभिव्यक्त नहीं कर सकते। आखिर ये इंट्यूशन और स्किल दो का ही तो मेल है, और किसी मीडियम में खेल है। और आजकल तो लोगों ने फोटोशॉप और कोरल को भी मीडियम बना लिया कला का। ऐसा सुना है मैंने, मुझे पता नहीं। हमें सत्य का थोड़ा आसास होता है, सत्य किसी जगह पे होता है, सत्य हमने किसी तरीके से समझा होता है, हम उसे किसी तरीके से बताना चाहते हैं, और जैसा हम बताना चाहते हैं हम उससे कुछ अलग ही बना पाते हैं।
और जो देखने वाला होता है पता नहीं उसको क्या लगता है। इसमें बहुत सारे गैप्स हैं। इसमें कभी कभी कला जो है लटक जाती है, कभी अटक जाती है, कभी कभी भटक जाती है, और मेरे जैसे बनाए तो सटक जाती है। ऐसा लगता है कि ये परा से पश्यंती, पश्यंती से मध्यमा, मध्यमा से वैखरी की एक यात्रा है। कला जवान जब ही होती है जब कलाकार बूढ़ा हो जाता है, और उतनी परवान चढ़ती है जैसी उसकी आत्मस्थिति होती है, जितनी उसकी सोल की ग्रोथ होती है। अभी जब मैं आ रहा था तो पहली बार मुझे अपने गाड़ी का कांच जो है फ्रेम जैसा लगा जीवन में, और गाड़ी चल रही थी, चित्र बदल रहे थे, सभी चित्र सुंदर थे, अपने आप में पूर्ण थे, एक दूसरे से ज़्यादा, मगर उनमें आपस में कंपटीशन नहीं था, व्यक्त करने की आकांक्षा भी नहीं थी। मैंने ध्यान से देखा, उसमें कोई कर्ता भी नहीं था, और सारे मिला दें तो वो परिपूर्ण थे। ऐसा नज़ारा मैंने पहली बार देखा। प्रकृति कला की सबसे करीबी मित्र है, और ईश्वर की कला की सबसे नायाब नमूना, सत्य का प्राकट्य। मेरे मित्र ने मुझसे पूछा, जिससे मैं कुछ सीख के आया था, उसने मुझसे बोला अनकंडीशनल लव की पेंटिंग बनाओगे? तो मैंने बोला बड़ा कठिन काम दे दिया आपने, अनकंडीशनल लव, बेशर्त प्यार। मैंने कैनवस को सोचा, कल्पना करी, तो वो मुझे कैनवस का साइज समझ में नहीं आया जिसके अंदर इस पेंटिंग को कभी बनाया जा सकता है। तो उसने मुझसे कहा, जब हार मान लो, जब थक जाओ, जब थम जाओ, तो चित्र बनाने की जगह चित्र खींच लेना, जो भी खींचोगे उसमें तुमको पूरा मिलेगा। ये बात मेरे को थोड़ी थोड़ी समझ में आई। मैंने उससे पूछा, ये तो बताओ कि कला में ब्यूटी भी होती है क्या? उसने बोला, साहब ब्यूटी तो उसके अंदर फुल होती है। द थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो मैंने पूछा, क्या ब्यूटी परफेक्शन में है? उसने बोला, होती तो सब जगह है, सबको दिखती नहीं, बिकॉज ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। तो मैंने पूछा, क्या ब्यूटीफुल थिंग इज नेवर परफेक्ट? बट एनीथिंग विच इज परफेक्ट इज रेयरली ब्यूटीफुल। इस बात को कहीं पे गंभीरता से समझना तो पड़ेगा। कला अद्वितीय तभी बनती है जब कोई प्रयोजन नहीं होता है। प्रयोजनहीन होना प्रयोजनशीलता के साथ। ऐसा जब होता है जब हमारा कर्ता भाव समाप्त होना चालू होता है, तभी तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होता है, तभी तो एनर्जी का फ्लो होता है। इसी को तो हमने कहीं पे ब्यूटी कहा है, इसी की समझ को तो हमने कभी एस्थेटिक्स कहा है। ऐसा जब होता है तब पॉज भी रिदम का काम करना चालू करती है। कला सत्य तो नहीं, सत्य के प्राकट्य का प्रयास तो है। तो लगभग ऐसा हो गया, कला वो झूठ है जो धीरे धीरे हमें सत्य की तरफ लेके जाती है, स्टेप बाय स्टेप। इट मेक्स अस इनफाइनाइटली रिच। मेरे मित्र ने मुझे यह भी समझाया, बोला नृत्य एकमात्र ऐसी कला है जहाँ पे कर्ता और कृति एक हो जाते हैं। जब करना बंद हो जाता है तो कला भी समाप्त हो जाती है। आज आप लोग हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं, आप जो कला बनाएंगे वो समाप्त नहीं होगी। आपकी कृति स्मृति के रूप में हमारे पास रहेगी, वो हमारी धरोहर रहेगी, हम उसे बड़ा संभाल के रखेंगे। यू विल फिल दिस स्पेस इन सो मेनी ब्यूटिफुल वेज। उसके अंदर बैलेंस भी होगा, प्योरिटी भी होगी, सिरेनिटी भी होगी, डिविनिटी भी होगी। मैं इस बात को जानता हूँ अच्छी तरीके से। म्यूजिक में जो काम पिच और रिदम करती है, वही काम आप कलर और टोन के सहारे करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट वही होता है जिसके आर्ट में इष्ट होता है, वही आर्टिस्ट होता है। बिकॉज आर्ट इज द कोलैबोरेशन बिटवीन यू एंड द गॉड। आपका उस परमात्मा से सतत संपर्क है, आपके हाथ में उसकी डोर है, इस छोर पे आप हैं। इसीलिए नागदेव साहब बैठे हुए हैं। हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के अंदर स्पिरिचुअलिटी के रूट सबसे ज़्यादा गहरे होते हैं। और अगर ऐसा होता है
तो आप जो भी बनाएंगे वो स्पिरिचुअल स्ट्रोक होगा। और इस 7 डेज स्पिरिचुअल वर्कशॉप में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप जो भी बनाएंगे वो स्पिरिचुअल स्ट्रोक्स होगा। साथ ही आपने कल्पना और कला की यात्रा में बहुत सारे पड़ाव और बहुत सारे चिंतन के बिंदु रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं प्रोफेसर ML गुप्ता सर को अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय कुलपति महोदय, मंच पर पधारे हुए हमारे विद्वतजन, अभी श्री गुप्ता जी का बहुत ही अच्छा कला पर जो विचार हमको सुनने के लिए मिला, मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कोई भाषण शायद जो मैं सोच के आया था सारा इन्होंने बोल दिया। दूसरी बात है कि शुरू में जो इन्होंने अपने बारे में बताया, तो मैं समझता हूँ कि पुलिस वाला भी एक संवेदनशील और बहुत ही भावपूर्ण व्यक्ति होता है। किसी पुलिस वाले की ऐसी इमेज खींचना मुझे अच्छा नहीं लगा। धन्यवाद। आध्यात्मिकता जो है मेरे लिए मेरे जीवन के प्रारंभ से ही मुझे बल प्रदान किया है। बचपन से ही ललित कला में आने के बाद आध्यात्मिकता में मेरा बहुत गहरा एक झुकाव रहा है। मैं कभी भी किसी वर्ग का अनुयायी नहीं रहा हूँ। वैसे मैं कभी था भी नहीं और अभी भी नहीं हूँ। मेरा विश्वास मानव धर्म में अटूट रहा है। मेरा पूरा विचार आध्यात्मिकता की तरफ कला में होने के कारण और भी अधिक हो गया, जिसमें प्रकृति एवं जीव एवं प्रकृति के गूढ़ संबंधों के बीच में जो एक अंतर संबंध है वह गहरा आध्यात्मिक है। यह हमें कला में प्रवाहमान दिखता है। मेरा विषय ही प्रकृति एवं जीव जगत है। मेरा विषय मतलब हम सभी कलाकारों का। कभी कभी हम पूरा प्रकृति में जब जाते हैं तो देखते हैं कि जैसे मंदिर में प्रार्थना गुंजायमान रहता है, कलाकार के लिए पूरा प्रकृति और पूरा जीवन जो है हमेशा नृत्यमान रहता है। घंटों घंटियों के स्वर से संगीत की सुरीली ध्वनि का रस प्रवाह निरंतर हमें बहता हुआ नजर आता है। हर हर महादेव या ओम श्री केदारेश्वराय नमः के स्वर से अनंत भाव का जग जगता है। मैं बनारस का हूँ, तो बनारस में जो कला का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, उसके बाद जो देश विदेश में जब मैं कला के क्षेत्र में गया तो मुझे लगा कि हर तरफ जो है, जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो अनुभूति करते हैं, अगर हम उसके साथ में सचमुच में बहुत गहराई से उसे आत्मसात करते हैं तो वह हमारे कला में निहित होता है, हमारे कला में आता है, और वही हमारा एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। प्रतिदिन जो है वहीं पर कला एक नया रूप, एक नया स्वर, एक नया आयाम प्राप्त करता है। पंच तत्व, पंच महाभूत, पंच देवता, पंच परमेश्वर आदि कई पंचों का एक आध्यात्मिक संगम होता है, जो कलाओं में बड़ी सूक्ष्मता से देखा जा सकता है। वाराणसी जो है मेरी कला यात्रा का अत्यंत प्रभाव, महत्व एवं योगदान का रहा है। मेरी कला बनारस से प्रारंभ होती है और वह महत्व प्रभाव गंगा नदी के कारण और अधिक बढ़ जाता है। मैं अनुभव करता हूँ बनारस ज्ञान का क्षेत्र, नेत्र अथवा प्रत्यक्ष दर्शन है। बनारस एक अत्यंत सुंदर नगरी है जो गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, जहाँ गंगा उत्तर की ओर बहती हुई अर्धचंद्र की भांति प्रतीत होती है। प्रतिदिन प्रातः सूर्य का प्रकाश गंगा को पार करते हुए पूरे वाराणसी को आलोकित कर देता है। गंगा के लंबे तट पर गौरवपूर्ण सूर्य का उदय होता है।
जिसका प्रतिबिंब जल में गहराई तक बनता है। लंबी पत्थरों की सीढ़ियाँ जिसे घाट कहते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे नदी में उतरने के रास्ते, जिस पर हजारों भक्तजन गंगा में डुबकी लगाने के लिए उतरते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गंगा के तट पर स्थित ये सभी अनुभव मेरी कला में समाहित हैं। गंगा नदी एक बहुत ही सुंदर वक्र के आकार में बहती है और प्राचीन समय से ही लोग अपने द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों से मुक्ति पाने के लिए गंगा में स्नान करते हैं। हम गंगा के जल को देखते हैं। हम उन पत्थरों की मूर्तियों को देख सकते हैं जो पुष्पों से सुशोभित हैं। उन गाय भैंसों को जो भाव विभोर होकर गंगा में घंटों डूबी रहती हैं। प्रार्थनाओं की ध्वनि तथा घाटों की ये मदमस्त दृश्य मुझे पारलौकिक आनंद प्रदान करते हैं। प्राचीन समय से बहती आ रही गंगा काशी की पुरानी एवं अवनेश्वर संस्कृतियों को अपने में धारण किए हुए है। इसके जल में ही सूर्य उदय एवं अस्त होता हुआ प्रतीत होता है। इसके कारण जल का प्रभाव एवं लय मुझे अनुभव एवं चिंतन करने की शक्ति प्रदान करता है। यह जो एक लिखित मेरा करीब 16 साल पहले का एक निबंध था, ललित निबंध, मैंने इसलिए इसका वर्णन किया कि यह कलाकार के जीवन में जो भी हम देखते हैं, सांची में जो हम देखने आए हैं और वो जितनी गहराई से हम आत्मसात करते हैं, उसकी जो हमारी अनुभूति होगी वह पूरी ही आध्यात्मिक उद्वेग के साथ हमारे कागज़ पर और हमारे कैनवास पर हमारे रंगों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। यह कुछ एक सहज एवं सौम्य जीवन होता है जिससे हमें कला से शांति प्रदान होती है। और इसी कारण जो है एक वसुधैव कुटुंबकम की जो बात आती है, हम सबको साथ में रहने की कला बड़ी प्रेरणा देती है। अभी गुप्ता सर ने जो बातें कही हैं, मैं समझता हूँ कि इनकी जो दृष्टि है, जिन बातों को इन्होंने बीच बीच में हम लोगों को बताते रहे हैं, हम कहीं भी उन चीज़ों से कभी भी अपने आप को अलग नहीं रख सकते हैं। इन्होंने शायद, मुझे नहीं मालूम है, कला का इन्होंने बहुत गहरा मतलब बड़ी गहराई से देखा और जितनी भी बातें इन्होंने कही है, मैं समझता हूँ आज के इस शुरुआती प्रारंभ के समय में यह हम लोगों के लिए एक नया देखने की दृष्टि को प्रदान करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम सबकी अपनी अपनी गंगा है और उस गंगा को याद करते हुए हम अपने इष्ट देव को इस कलाकृति को समर्पित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आज के विशेष अतिथि श्री राकेश अग्रवाल सर को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात रखें। सर, आपका सानिध्य हमें तत्वबोधिनी में भी मिला है। जब हम भोपाल में हमने लगभग 10 दिनों का कार्यक्रम किया था तो आपका सानिध्य लगातार वहाँ पर मिलता रहा। आपका पुनः हमारे अकादमिक परिसर में स्वागत है। आमंत्रित हैं सर, आप आइए सर। मुख्य अतिथि महोदय श्री नागदेव जी, वाइस चेयरमैन, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी सांची के, कुलपति श्री राजेश, प्रोफेसर साहब जो बाहर से आए हैं वाराणसी से, और सभी लोग जो उपस्थित हैं। कई सारे आर्टिस्ट को मैं यहाँ देखकर पहचान सकता हूँ क्योंकि ये भोपाल से आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। मैं एक आध बातें ही कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि ये बड़ा अच्छा प्रयास है यूनिवर्सिटी का। पहली बार आयोजन किया गया है स्पिरिचुअल स्ट्रोक्स का। जो शब्द हैं उन्हीं से अर्थ सामने आता है, लेकिन कई बार अर्थ पूरी तरह से समझ में नहीं आता। राजेश ने जो बातें कही, हालांकि वो आईपीएस में है, लेकिन पुलिस वाले के पास इतना समय होना और इतनी दृष्टि, अंदर तक देखने की पावर होना, यह बहुत अभूतपूर्व है। वैसे तो कहा जाता है कि पुलिस वालों के पास एक लिमिटेड काम होता है,
इसलिए उनके पास बहुत समय होता है दर्शन पर विचार करने के लिए। जबकि आप आईएएस की लाइफ को देखें तो सुबह से लेकर ऐसा डमरू बजने लगता है कि शाम तक आपके कोई ना कोई काम में इन्वॉल्व होते ही हैं। तो थोड़ा सा ये फ़र्क है, लेकिन ये हर एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से वो अपनी सर्विस को और अपनी लाइफ को ले रहा है। बट आई एम रियली हैप्पी कि राजेश जी ने इतना बढ़िया और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि उसके बाद कुछ कहने का मौका ही नहीं लगता। नंबर 2, आई वुड लाइक ऑल्सो टू पॉइंट आउट कि कोठारी जी या अपने जिन्होंने पहले बोला था, उन्होंने ओ हेनरी की जो शॉर्ट स्टोरी को मेंशन किया, द मास्टरपीस, वाकई में बहुत ही बढ़िया है वो। और हम लोगों ने करीब 5th या 6th क्लास में उस स्टोरी को पढ़ा था और बहुत मज़ा आया था। लग रहा था कि इसका एंड क्या होगा। एंड इतना सस्पेंसफुल हो गया था, लेकिन जिस तरह से आर्टिस्ट की डेथ हुई और उस लड़की का जीवन पुनः स्थापित हुआ, यह स्टोरी की अनूठी बात है और ओ हेनरी की सबसे फेमस ये स्टोरी है। आर्ट क्या है, आर्ट कैसे सृजन होता है, स्पिरिचुअलिटी से क्या इसका संपर्क है। मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स करी हैं, इसलिए हम थोड़ा प्रैक्टिकली आपको बताना चाहेंगे। नंबर 1 कि सबसे पहले सौंदर्य बोध होता है आर्ट में। हालांकि आज के मॉडर्न आर्टिस्ट की पेंटिंग्स देखें तो उसमें अगलीपन का भी बोध होता है। सारी पेंटिंग्स बहुत सुंदर नहीं होती। कई एक तो आजकल एक्शन पेंटिंग बोलते हैं कि आप रंग लो और उड़ेल लो कैनवस पर, और जो भी पैटर्न बन जाए दैट इज़ आर्ट। तो मे बी दैट इज़ आर्ट, लेकिन मेरे हिसाब से इसका ब्यूटी से ज़्यादा और डायरेक्ट कनेक्शन है। ब्यूटी माने जो आपको अच्छा लगे। और आर्टिस्ट जब काम करता है तो क्या होता है, नंबर 1 कि उसके अंदर कोई भी अगर परेशानियां हों तो वो उनसे परे हटकर अपने स्ट्रोक्स पे ध्यान देता है, अदरवाइज़ वो आर्ट बना ही नहीं सकता। तो पूरा कंसंट्रेशन उसका पेंटिंग पे होता है। और कब पेंटिंग ख़त्म होती है, आर्टिस्ट को लगने लगता है कि हाँ इसमें हमने काफ़ी काम कर लिया है और इसके बाद हमें कोई और काम इस पर करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द फिनिश ऑफ द पेंटिंग। तो ये बोध कि ये आर्ट कब ख़त्म हो गई, ये कैसे आता है आर्टिस्ट के अंदर। ब्यूटी, फ्लावर को आप देखें या किसी भी अच्छी सुंदर वस्तु को देखें तो आपको अच्छा लगता है और आपके क्या कहेंगे एक इमोशन क्रिएट होता है। आर्ट में भी जो आर्ट हमको इमीडिएटली अपील करती है उससे हमें ब्यूटी दिखती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इस पर भी आप लोगों ने विचार किया होगा कि आखिर ब्यूटी चीज़ क्या है। थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, ये तो बड़ी पुरानी चीज़ है, लेकिन क्या है ये, व्हाट इज़ ब्यूटी, उसके बारे में ये ज़रूरी है कि ये समझा जाए कि जैसे कि आप देखो कि ह्यूमंस को छोड़ दें, बंदर को ले आए आप, बंदर क्या अप्रिशिएट करेगा पेंटिंग को, ब्यूटी को समझेगा वो। तो ब्यूटी जो है इट इज़ अ ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन इमोशन, आदमी से ही कनेक्टेड है। हमारे दिमाग के अंदर ऐसी चीज़ें हैं, जैसे इमैनुअल कांट ने कहा था, चांसलर साहब समझेंगे, इमैनुअल कांट ने कहा था कि देयर आर सर्टन थिंग्स गिवन, उस पर आप कुछ कर ही नहीं सकते। आदमी के अंदर भी देयर आर सर्टन क्वालिटीज़, सर्टन फिजिकलिटीज़ जो कि गिवन है। और ब्यूटी का बोध होना आदमी के अंदर एक नेचुरल चीज़ है, उसके लिए आदमी कुछ कर नहीं सकता। उसको अच्छी चीज़ अच्छी लगेगी ही, अच्छी चीज़ को वो बुरा कह ही नहीं सकता। वो उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी में ये बेस्ड है। सिमिलरली स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं से स्पिरिट से कनेक्ट होने की बात है। और ये चीज़ भी आदमी इसमें कुछ हेल्प कर ही नहीं सकता। आदमी स्पिरिचुअल है ही, केवल आदमी को थोड़े दिन बाद ही रियलाइज़ होता है कि हाँ वो स्पिरिचुअल है।
तो इसलिए ये कैटेगरीज जो हैं ब्यूटी और स्पिरिचुअलिटी, ये मानव की बेसिक क्वालिटीज़ हैं। नागदेव जी के साथ हमने बहुत सारे काम देखे, बहुत अच्छा लगा, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा भी। वो मेरे घर भी आ चुके हैं और आई एम वेरी हैप्पी कि वो यहाँ पर इस समय चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं और हम लोग उनको सुनना चाहेंगे। और इस कार्यशाला का अच्छा शुभारंभ और अच्छा समापन हो, हम इसी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सचिदा नागदेव सर हमारे समक्ष उपस्थित हैं। आप समकालीन समय के लब्ध प्रतिष्ठित आर्टिस्ट हैं। सर, आपसे अनुरोध है कि आप आकर के अपनी बात रखें। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय महानुभाव और सामने दीर्घा में बैठे सभी चित्रकार, दूर दूर से पधारे हुए और अन्य उपस्थित गण, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज यहाँ आया, आपने बुलाया और ये एक अध्यात्म के ऊपर चित्रकला की एक आर्ट कैंप किया है। ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत पढ़ता आया, लेकिन आज यहाँ आने का मौका मिला। और जब भी सांची जाते थे तो सड़क से ऐसा लगता था कि देख के कि हाँ, इस तरफ ये विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, बड़ा अंतर्राष्ट्रीय, और आज यहाँ आने का मौका मिला। तो चित्रकार के रूप में बहुत कुछ बोलना तो बड़ा कठिन होता है, क्योंकि चित्रकार होने के नाते तो बस चित्र बनाना और बनाते रहना। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्म तो जब से चित्र बनाना शुरू करते हैं उसके साथ जुड़ ही जाता है, अपने आप जुड़ जाता है। और धर्म और अध्यात्म और कला, ये सब एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं। अजंता जाके देखते हैं तो वहाँ की सारी बुद्धिस्ट कला और धर्म और आध्यात्मिकता, ये सब उसमें देखने को मिलता है। और अजंता ही क्या, पूरे हिंदुस्तान में जो भी कला के भंडार हैं वो सब आध्यात्म और कला के दर्शन उनमें होते हैं। और हिंदुस्तान से बाहर भी निकलते हैं तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे करीब करीब पूरी दुनिया में घूमने का मौका मिला, जापान से लेकर अमेरिका तक के सारा। तो जब अपन पूर्वी देशों को देखते हैं तो ये बुद्धिस्ट कला यहाँ से निकल के जापान तक के गई, और पूरे दूर जो कला का जो प्रस्तुतिकरण है, ये धर्म के ऊपर जो कुछ आध्यात्मिकता को लेकर जो चित्र बने हैं, यहाँ से लेकर तो चीन से लेकर तो जापान तक के, वो सारे देखने को मुझे मिले। और उन सब से कला, धर्म, आध्यात्म, ये सब एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड, जुड़ी हुई बातें लगती हैं। पास में ही सांची का स्तूप है जो कला और कला के विद्यार्थियों के लिए एक प्रकार का तीर्थ है। मुझे याद है कि बहुत बचपन में जब मैं 8वीं क्लास में था तो मेरे गुरु डॉक्टर वाकणकर, जो बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता हुए और जिन्होंने भीमबेटका की खोज की, वो उस समय मुझे लेकर सांची के स्तूप आए थे और कुछ 2-4 और उनके जो शुरू के विद्यार्थी थे। तो मुझे याद है वो 1954 की बात है, 1954, और उस समय मैंने सांची के यहाँ पर बैठ के बहुत सारे पेंसिल से स्केचेस बनाए थे। वो स्केचेस आज भी मेरे पास रखे हुए हैं। तो उसी प्रकार से जैसे सांची है, अजंता है, या और दुनिया के
दूसरे जापान तक के देशों में जो बुद्धिस्ट कला है इसके बारे में काफ़ी देखने सुनने को मिला और इसके बारे में मैंने काफ़ी रेखांकन वगैरह भी किया है। तो ये जो कैंप है मुझे ऐसा लगता है कि जो आप लोग काम करेंगे, जो बड़े बड़े कलाकार यहाँ आए हैं, वो अपने चित्रों से इसको आध्यात्मिक रूप से प्रस्तुत करेंगे। मुझे 3-4 साल पहले मैंने फ्रांस में एक जगह है नॉर्मेंडी, उस नॉर्मेंडी में एक बहुत बड़ा योग केंद्र है। उस योग केंद्र का नाम है तपोवन। उस तपोवन योग केंद्र में एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय योग का सम्मेलन हुआ था और उसमें मैं गया था और मेरे चित्रों की एक प्रदर्शनी हुई थी। उस प्रदर्शनी में मैंने, क्योंकि वो सब योग और आध्यात्मिक स्वरूप था, तो मुझे एक कल्पना आई कि मैंने इसमें जो चित्र बनाना चाहिए वो कुछ आध्यात्मिक रूप लिए हों। तो मैंने पंच तत्व के ऊपर चित्र बनाए थे। क्षितिज जल पावन गगन समीरा, जो आकाश धरती पृथ्वी पानी है, इसके ऊपर करीब 40 पेंटिंग बनाए थे और वो 40 पेंटिंग की प्रदर्शनी उस तपोवन में लगाई है। वो तपोवन बहुत ही सुंदर एक आध्यात्मिक केंद्र है फ्रांस के नॉर्मेंडी नाम के इलाके में। और उसके बाद एक दूसरी प्रदर्शनी लगाई थी, वो पेरिस में लगाई थी उसी दौरान। तो क्योंकि पेरिस में जो प्रदर्शनी लगाई थी उसमें सारे अमूर्त चित्र थे। अब आध्यात्मिकता वो जो मैंने क्षितिजल बनाई थी उसमें भी थी और जो मेरे अमूर्त चित्र हैं उसमें भी। मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक जो तत्व है ये कला करते समय अपने आप आ जाता है। और उस नॉर्मेंडी के उसमें योग कॉन्फ्रेंस में मेरी बेटी ने सितार भी बजाया था, वो आपके सामने अभी शायद बजाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से कला, धर्म, और सिर्फ बुद्ध धर्म का ही मैं नहीं कह रहा हूँ। जब यूरोप का अपन भ्रमण करते हैं तो यूरोप के जो गिरजाघर देखते हैं, जो चर्चेस देखते हैं, उस चर्च में जो कला बनी है, रोम में हो या इटली में हो, इटली के रोम में जो बड़े बड़े चर्च बने हैं वहाँ जो कलाकृतियाँ देखते हैं, उन सब में एक प्रकार का आध्यात्मिक तत्व देखने को मिलता है। तो ये सब कला, धर्म, आध्यात्म, और आप लोग जो काम करेंगे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी कृतियाँ उसमें से निकलेगी। अब ये पहले वक्त जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका मैंने सुना तो मुझे एक बात याद आई कि पुलिस का भी कला से बड़ा गहरा संबंध है। और वो मेरी एक व्यक्तिगत मैं बात बताता हूँ कि यहाँ पर 1960 में पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी हिंदुस्तान के श्री रुस्तम जी थे, के.एफ. रुस्तम जी। वो के.एफ. रुस्तम जी मध्य प्रदेश में पुलिस के आईजी थे और वो कला के बहुत बड़े पारखी थे, बड़े समझदार थे। उन्होंने मुझे बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया। यानी कहना चाहिए कि आज जो मैं एक कलाकार के रूप में आपके सामने दिख रहा हूँ, इसका सारा श्रेय रुस्तम जी को जाता है। 1965 में मैंने भोपाल में एक कला प्रदर्शनी लगाई थी। उस ज़माने में भोपाल में न तो कलाकार थे, मतलब कलाकार तो थे, लेकिन न कोई एकेडमी थी, न कोई आर्ट गैलरी थी, कुछ भी नहीं था। तो उस ज़माने में जो स्टेडियम है, इस स्टेडियम के 2 कमरे में मैंने कहीं स्कूल से टेबल कुर्सियाँ लाकर और उसके ऊपर सफ़र चद्दर बिछाकर और एक प्रदर्शनी पेंटिंग की लगाई थी। और फिर रुस्तम जी को मैंने कहा था, मैंने सुन रखा था कि कला के बड़े पारखी हैं, तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि आप मेरी इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका काम बताओ। तो मैंने अपने फ़ोटोग्राफ बताए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और उन्होंने मेरी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और उसके बाद में उन्होंने करीब मेरे ख्याल 10 चित्र उसमें से खरीदे विभाग के लिए। और उस ज़माने में 10 चित्र खरीदना और प्रोत्साहन देना ये बहुत बड़ी बात थी। और सिर्फ मैं नहीं, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के कलाकारों को प्रोत्साहित किया। और 1966 में जब वो बीएसएफ के पहले डायरेक्टर जनरल बने, उन्होंने बीएसएफ की शुरुआत की, जो आज बहुत बड़ी वो है ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने मुझे अमृतसर से लेकर तो लेह तक के
पूरा ट्रेवल करवाया, अमृतसर से लेह, कश्मीर, श्रीनगर, कारगिल, लेह तक के, क्योंकि उनका कहना था कि कलाकार भ्रमण करेगा, देखेगा, और उन्होंने बस ये कहा कि तुम जाओ, देखो और चित्र बनाओ। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आपके बात सुन के और मुझे याद आया, और मैं उनको याद करता हूँ इस मौके पर। तो ये जो कैंप जो लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कलाकार लोग इसमें बहुत सुंदर कृतियों का निर्माण करेंगे, और मैं चाहूँगा कि जो कुछ कलाकृतियाँ बने कभी उनको देखने का भी मौका मिले। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अपने माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करूंगा कि वे उद्घाटन संबोधन दें। माननीय कुलपति महोदय। मंचस्थ महानुभावों, विद्वान कलाकारों और भाइयों और बहनों, भारतीय कला या भारतीय चित्रकला ये मेरा विषय नहीं है। हमारे विद्वत वर्ग में अथवा एकेडमिशियंस में इसको, यदि मैं चित्रकला के बारे में कुछ बोलूं, इसको अनधिकार चेष्टा कहा जाता है। मेरा जो विषय नहीं है, यदि उसके ऊपर मैं ऑथेंटिकली बोलना चाहूँ, ये अनधिकार चेष्टा है। फिर भी मैं एक दर्शन का विद्यार्थी हूँ। कला को देखने की दृष्टि मेरा दार्शनिक है। मैं खुद कलाकार नहीं हूँ। कला को अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है। एक कलाकार जो पेंटर है, उसकी देखने की दृष्टि अलग है, मेरी देखने की दृष्टि अलग होती है। मैं दार्शनिक की दृष्टि के देखता हूँ। ये हमारा जो वर्कशॉप है, ये भारतीय चित्रकला पर पहला वर्कशॉप है। व्यक्ति में क्रिएटिविटी होती है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए इसको आयोजित किया गया है। भारत में अनेक कलाओं का विकास हुआ है हजारों वर्षों से। कि शिल्पकला है, चित्रकला है, और हर एक कला के पीछे एक दर्शन होता है, तत्व होता है, कि विचारधारा होती है। सभी जो वक्ताओं ने व्यक्त किया है। उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ, शिल्पकला है। दक्षिण भारत में हजारों वर्षों से शिव मंदिर है, विष्णु मंदिर है, दुर्गा देवी मंदिर है। जब शिव मंदिर को देखते हैं, उसका जो रचना जो है वो मायामत इत्यादि ग्रंथों के आधार पर रचना तो हुई है। बाद में जो शिल्प कला है उसके ऊपर, वो देखिए, जो शिव मंदिर होगा, शिव पुराण के आधार पर, शिव पुराण के जो तत्वज्ञान है और शिव पुराण में जो मूर्तियां हैं, व्यक्ति है, देवियों का चित्र है, उसको उन्होंने वहाँ चित्रित किया है। शिल्पकला में शिव पुराण का तत्वज्ञान भी व्यक्त है मंदिर में। अभी देवी मंदिर है दक्षिण भारत में, आप जाइए, अनेक मूर्तियां दिखाई पड़ेगी नीचे से ऊपर तक। उसको देवी भागवत के आधार पर वो बनाए गए हैं। उसमें जो कथाएँ हैं, देवियाँ हैं, देव है, सभी चित्रण आपको दिखाई पड़ेगा। उसके पीछे कंप्लीट देवी भागवत का तत्वज्ञान आपको मिलेगा। विष्णु पुराण देखिए, विष्णु मंदिर देखिए, वहाँ भी कंप्लीट भागवत संप्रदाय और विष्णु पुराण के आधार पर जो मंदिर की मूर्तियाँ आपको दिखाई पड़ेगी। उसके पीछे वैष्णविज्म जो बोलते हैं तत्वज्ञान की दृष्टि से, वैष्णविज्म का रिफ्लेक्शन होता है, शैविज्म का रिफ्लेक्शन होता है, शाक्तिज्म का रिफ्लेक्शन होता है मंदिरों से। उसके पीछे वो तत्वज्ञान है। और चित्रकलाएँ जो हैं, अभी मैं गुजरात से आया हूँ, वहाँ एक वल्लभ संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय। वो पिछवाई ऐसा कुछ कागज़ पर चित्र दिखाई पड़ते हैं, कुछ कपड़ों पर चित्रित किया गया है। उसके पीछे भी वो पिछवाई का हमने आप पेंटिंग यदि देखा, कंप्लीट वल्लभ संप्रदाय का, वल्लभ तत्वज्ञान का आपको ज्ञान हो जाएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर का भी जो है, उसके पीछे बड़ा तत्वज्ञान है। जो रविंद्र जी का पेंटिंग्स है, उसके पीछे बड़ा बड़ा तत्वज्ञान है। हाँ, एंटायर कभी कभी भारतीय तत्वज्ञान का इतिहास उसके पीछे मिलता है। अजंता, आपने बोला, मैंने अजंता में देखिए बौद्ध दर्शन का, बुद्ध जीवन का संपूर्ण चरित्र उसमें आपको मिलेगा। हजारों वर्षों से पहले किया गया है। आपको बोलता हूँ, दक्षिण में एक रवि वर्मा हो चुके हैं प्राय। रवि वर्मा जो है, उनका जो चित्र में आपको
कंप्लीट अद्वैत का चित्र मिलेगा, अद्वैत फिलॉसफी, अद्वैत तत्व ज्ञान का कंप्लीट चित्र मिलेगा। उस नरसिंह सरस्वती स्वामी जी श्रृंगेरी जगत गुरु थे, उन्होंने रवि वर्मा को बुलाया, शंकराचार्य जी का फोटो नहीं था, उन्होंने कहा इसका वर्णन ऐसा है, वो शंकर दिग्विजय यानी ग्रंथ है, उसके आधार पर उन्होंने वर्णन किया, शंकराचार्य जी का फोटो इस तरह का मुझे चाहिए। उन्होंने शंकराचार्य जी का इतना अच्छा, आपने लोगों ने देखा होगा, एक ज्ञान मुद्रा में पेंटिंग है। उस ज्ञान मुद्रा का अर्थ है, शंकराचार्य कहते हैं ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही आपको अंतिम मंजिल मिलेगा, उसका दिया। बाद में एक श्लोक है, शंकराचार्य बीच में एक पेंटिंग है, शंकराचार्य बीच में बैठे हैं, दो राइट साइड में 2 शिष्य बैठे हैं, लेफ्ट साइड में 2 शिष्य बैठे हैं। उसका एक श्लोक है, चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा। ये आश्चर्य की बात है, एक वटवृक्ष के नीचे है गुरु बैठे हैं, उसके आजू बाजू में वृद्ध शिष्य बैठे हैं, वृक्षम वटतरोर चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम। अरे कुछ गुरु कुछ बोल नहीं रहे हैं। शिष्यास्तु छिन्न संशयाः, शिष्यों के मन में जो संदेह था सब ये निवारण हो गया। ये उस फोटो से अद्वैत फिलॉसफी का रवि वर्मा जी ने अद्वैत फिलॉसफी के उसके केवल एक पेंटिंग में चित्रित कर दिया, उसके ऊपर अद्वैत फिलॉसफी आप सिखा सकते हैं, ऐसा है। ये कलाकार के योगदान बहुत ये होता है। यहाँ बड़े बड़े कलाकार आए हैं, और विद्वान भी है, उनके मार्गदर्शन में जो पार्टिसिपेंट्स भी है उनको भी लाभ होगा, हमारे विद्यार्थियों को लाभ होगा, टीचर को लाभ होगा। हम आशा करते हैं ये जो पहली बार हम जो इसका यहाँ आयोजन किए हैं वो उसको सफलता मिलेगी, इससे कहते मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद सर। अब अगली प्रस्तुति के रूप में सितार वादन और साथ ही साथ पेंटिंग की प्रस्तुति होगी। रागों की संरचना की गई है आज से कई हजारों साल पहले। सुबह के अलग राग, दोपहर के अलग राग, शाम के अलग राग, ऋतुओं के हिसाब से राग। तो दोपहर का समय ध्यान में रखते हुए मैंने जो राग चुना है उसका नाम है शुद्ध सारंग। शुरुआत आलाप से होगी। आलाप को या पूरे राग को ही हम योग के हिसाब से भी उसको देख सकते हैं, क्योंकि आलाप एक बहुत धीमी गति में चलने वाला वादन है और जिसको आप आंख बंद करके सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आत्मसात कर सकेंगे। और संगीत को ही नाद योग कहा गया है, तो अध्यात्म योग सभी से संगीत का गहरा रिश्ता है। और आलाप के बाद मैं प्रस्तुत करूंगी मध्य लय और द्रुत लय में गद्य, और मेरा साथ देंगे तबले पर रामेंद्र सोलंकी, जो हिंदुस्तान के मैं कहूँगी उभरते हुए युवा कलाकार हैं और मेरे न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी इन्होंने संगत की है और बहुत सराहे गए। और जो यहाँ बड़े बैठे हुए गुणीजन उन सब से इजाज़त लेके हम लोग अपना वादन शुरू करते हैं। धन्यवाद।
कंटिन्यूएशन में दूसरे भजन के साथ समाप्त करेंगे। और इस जगह को देख के मुझे जो लगता है, जो संदेश है भगवान बुद्ध का, शांति और प्रेम, विश्व शांति, मेरे ख्याल में तो ये दोनों भजन उस संदेश को बहुत अच्छे से प्रेषित करते हैं। और वो दोनों भजन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और उसी से समापन करूँगी। धन्यवाद।
तीनों के संगम से एक सुनहरे पल में प्रवेश कर रहे थे और एक अंतर यात्रा पर थे। वह जितना हम बाहरी अंतर यात्रा थी, शायद प्रत्येक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए वह अंदर की भी वही यात्रा रही हो और उसके एक रूप को हमने यहाँ पर बनते हुए देखा है। मैं अपने विश्वविद्यालय के अकादमिक समन्वयक डॉक्टर शुक्ला मुखर्जी मैम से अनुरोध करूँगा कि स्मिता मैम को वो तुलसी के पौधे से सम्मान करें। धन्यवाद मैम। अब कार्यक्रम के लगभग अंतिम पड़ाव में मैं सांची विश्वविद्यालय के वैकल्पिक शिक्षा विभाग के सहायक प्राध्यापक श्री प्रभाकर पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे इस अद्भुत कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन की महनीय भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम मैं आज इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि श्री सच्चिदानंद नागदेव जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आपका व्यक्तित्व, आपके शब्द सचमुच में लग रहा था आप कला के एक मूर्त उपासक हैं और आपके शब्द जो मानो एक मंत्र के रूप में हमारे कर्णपुटों को एक झंकृत कर रहे थे। मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, सांची विश्वविद्यालय की तरफ से, अपनी तरफ से। श्री राकेश अग्रवाल जी, आपका सानिध्य हमें निरंतर मिलता रहता है और आपके शब्द, आपकी कला दृष्टि एवं सौंदर्य परख संबंधी शब्दों ने हमारे हृदय को स्पंदित किया। मैं आपके शब्दों के लिए, आपके अनुभवों के लिए, आपके विचार को उद्वेलित करने वाले आपके जो सुझाव थे उनके लिए आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अब आगे की धन्यवाद ज्ञापन के इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर मदन लाल गुप्ता जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपने अपने अनुभवों से अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में आज जो कला प्रेमी, कला उपासक जो लोग आए हैं उनका मार्गदर्शन किया। मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर यज्ञेश्वर शास्त्री जी, आपने दर्शन एवं कला संबंधी शास्त्रीय बातों से हम सभी का मार्गदर्शन किया। मैं आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय राजेश गुप्ता जी, हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव, और आपके जो शब्द थे वो निश्चय ही जो है हमें निशब्दता की ओर ले जा रहे थे और शायद यही कला है और इस कला में तो आप माहिर हैं, तो मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और एक आप सभी कला प्रेमियों के लिए दो पंक्ति कहना चाहूँगा। शायद कुछ ऐसे ही भाव उठते हैं कि बंदगी का मेरा अंदाज जुदा होता है, बंदगी का मेरा अंदाज जुदा होता है, मेरा कलमा मेरे सजदों में चुपचाप होता है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी यहाँ पर आए हुए जितने भी हमारे कला प्रेमी, कला मर्मज्ञ, कला पुरुष, आप सभी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये कार्यशाला आप लोगों के लिए एक सुखद अनुभव रहेगा। और इस कार्यक्रम में जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मेरे सभी जो हमारे मित्र हैं उन सभी के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।